पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी इस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और ये पार्लियामेंट का बजट सेशन है। केंद्र सरकार ने अभी 2021-22 के इस वित्तीय वर्ष का बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है। ये मुश्किल परिस्थितियों में एक बेहतरीन बजट केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पेश किया है, जिसकी प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर से हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इसी विषय पर आज की प्रेस वार्ता में मीडिया के साथियों को संबोधित करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज आप सब बधाई के पात्र हैं 4G के लिए, क्योंकि सबसे अधिक इसका जो अभाव महसूस हो रहा था वो पत्रकार साथियों को और छात्रों को। मुझे लग रहा है कि इस मांग की पूर्ति के बाद कम से कम अध्यक्ष जी से एक दिन के लिए और कोई मांग नहीं रखी जाएगी। अब जैसा कि कहा गया, आज देश भर में जो अभी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका जो आर्थिक पहलू है वो तो आपने देख लिया, अध्ययन भी कर लिया, उसके ऊपर टिप्पणियां भी हुई हैं, लेख भी छपे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी होती रही हैं। लेकिन इसको समाज में कैसे ले जाना है, क्योंकि आप समाज के केवल सूचक ही नहीं, उनके ओपिनियन मेकर भी हैं। तो समाज को किस दिशा में ले जाना है वो हम सबका मिला जुला दायित्व है, जिसमें मीडिया का भी एक विशेष भूमिका रहती है। और जिस दिन ये बजट प्रस्तुत हुआ और मुझे कहा गया था मीडिया को ब्रीफ करने के लिए, तो उस दिन भी मैंने पहला वाक्य यही कहा था, फर्स्ट थॉट दैट अकर टू मी इज कि बजट 21-22 इज इन ट्यून विद पोस्ट कोविड इंडिया विजन। तो कोविड काल के गुजर जाने के बाद जो पोस्ट कोविड दौर आने वाला है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना ने अकस्मात सारी दुनिया को ग्रस्त किया। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, नन ऑफ अस वाज प्रिपेयर्ड। लेकिन जिस प्रकार भारत उभर करके आया है एक उदाहरण बन करके विश्व भर में, और उसका सर्वश्रेष्ठ श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनकी कार्यशैली जिसमें जो वो निर्णायक भी हैं, जिसमें वो निष्ठावान भी रहते हैं, बोथ डिसाइसिव एज वेल एज प्रीएम्प्टिव इन इज अप्रोच। जो अर्ली लॉकडाउन उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसके उपरांत जब विश्व का प्रत्येक देश अपने आप को संभालने में जूझने लगा है, तो मैं देख सकता हूं कि भारत एक प्रथम श्रेणी का देश बनकर के उभरेगा एंड इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ द फ्रंट लाइन नेशन कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। और उसके लिए हम किस प्रकार उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करें, मैं कह सकता हूं कि ये बजट उसका एक विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इमर्जेस एज अ विजन डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्ट कोविड इंडिया। क्योंकि एक और विश्व भी हमारी ओर देखने लगा है, दूसरी ओर जब अन्य रिसोर्सेज का अभाव होगा तो जो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स हैं हिंदुस्तान में वो किस प्रकार से उपयोग में ला सके। और इसी समझ को लेकर के, इसी अध्ययन को लेकर के हमारे प्रायोरिटी एरियाज, हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसको कहा गया इन पॉपुलर फ्रेजियोलॉजी 6 पिलर्स ऑफ द 21-22 बजट। और पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% वृद्धि करके 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत समय से चिकित्सा जगत के लोगों की ओर से भी ये मांग आ रही थी कि भारत में स्वास्थ्य के लिए बहुत कम प्रतिशत बजट निर्धारित किया जाता है। और उसके अनेकों कारण हैं, क्योंकि हमारे समाज में भी हेल्थ इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड और हमारी आर्थिक स्थिति भी
इस प्रकार की नहीं रहती कि जहां आयुष्मान से पहले इंश्योरेंस का भी कोई प्रावधान नहीं था, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी की प्राथमिकता और चिंता रहती है और दवाई औषधि की तरफ उनकी प्राथमिकता नहीं जाती अपनी परिवार और संतान को पालने की चिंता में। ऐसे देश में एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर के, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने अपने आप को अगली भूमिका के लिए तैयार करना है, पहली बार एक डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस करके, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल, जिसमें हमारे रोड हाईवेज, हमारे रेलवेज, जैसे मैं अभी कह भी रहा था, अभी वार्ता संपन्न हुई कि हाईवेज पर बहुत बल दिया गया। पूर्वोत्तर में सबसे अधिक हमें यही दिक्कत रहती थी कि कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट का अभाव था। 2014 में जब ये सरकार आई तो 4-4 महीने बारिश के बाद सड़कों में पानी रहता। कम से कम 2-3 प्रदेश ऐसे थे जहां किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, हवाई अड्डे अभी बने नहीं थे। 5 साल के बाद आज नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग साइटेड एज ए एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, और प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि वही फोकस अब जम्मू कश्मीर पर भी दिया जाए, जिस पर आपका एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनने वाला है। जिस प्रकार बिकॉज अ कंट्री, जैसे जॉन कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इज ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ इज नोन नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेट हाईवेज बट इट इज ग्रेट बिकॉज ऑफ ग्रेट हाईवेज। तो हाईवेज का बनना, कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाता है, ईज ऑफ गवर्नेंस आ जाता है, उसके ऊपर बल दिया जाना, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का हमारा कटरा दिल्ली का एक्सप्रेस कॉरिडोर भी शामिल है। रेलवे के ऊपर 1-1.5 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें हमारे 40 करोड़ का बजट केवल कटरा से कश्मीर तक जो रेलगाड़ी अगले 2 साल में पहुंचेगी उसके लिए निर्धारित किया गया है। मेट्रो दोनों राजधानी क्षेत्रों में श्रीनगर और जम्मू में 2-3 वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त कोई ऐसा वर्ग नहीं है समाज का, क्योंकि अक्सर ये अटकलें लगाई जाती थी कि इस बार का बजट बड़ा कठिन होगा, बड़ा हार्श होगा, इसमें टैक्स बढ़ जाएंगे, इसमें कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके विपरीत देखने को ये मिला कि कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा समाज का जो किसी न किसी प्रकार से लाभार्थी ना रहा हो। उदाहरण के तौर पर जहाँ पर विद्यार्थियों को नेशनल एजुकेशन काउंसिल देकर के नए सैनिक स्कूल्स घोषित करने का ऐलान हुआ है, उसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, उसके ऊपर भी राशि निर्धारित की गई है। उसमें एग्जिट एंट्री की प्रावधान रहेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई छोड़ देते हैं वापस आके उसी सब्जेक्ट में जा सकते हैं तो आप जा सकें। जहाँ तक युवाओं का संबंध है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मोदी जी ने हमें एक योजना दी थी, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स हॉलीडे का अवधि काल था उसको 1 साल बढ़ा दिया गया। जहाँ दूसरी तरफ आप देखें, इसी स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जो एल्डर सिटीजन्स हैं, 75 वर्ष से आयु के ज़्यादा, उनके लिए पेंशन लेने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की दुविधा से मुक्ति प्राप्त कर दी गई। महिलाओं के लिए 8 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचा दिए गए थे, 1 करोड़ का और प्रावधान हुआ है। टैक्स पेयर को भी राहत मिली है। टैक्स एपेलेट गठित कर दी गई है, जिसके बारे में सुनील जी वकील होने के नाते बेहतर जानते हैं कि फेसलेस टैक्स एपेलेट, वो जो बीच के लोग हैं बिचौलिए, वो कुछ तरह से किसी को शिकायत ना हो, उसका मौका ना मिले। तो हर वर्ग की चिंता करने का काम इस बजट के दौरान हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा, इस भूमिका को निभाने के लिए विश्व हमें स्वीकार कर चुका है, लेकिन हमें अपने आप को इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार करना है। वी आर बाईफेसिक सोसाइटी। एक तरफ हमारे 70% जनसंख्या ऐसी है जो 40 वर्ष से कम अवस्था की है, दूसरी तरफ हमारे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ +60 सिटीजन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो किस प्रकार वी आर गोइंग टू बी द रिचेस्ट रिसोर्स पूल ऑफ यूथ फॉर द वर्ल्ड। जैसे जैसे देशों में जहाँ नौजवानों की कमी है वहाँ हमारे युवा हाथ जाएंगे। और इसी प्रकार जो हमारे +60 who are at the peak of their expertise, experience and profile, उनको किस प्रकार से सदुपयोग में लाया जाए, इन सारी बातों की चिंता करके इस बजट के द्वारा आने वाले समय में भारत की भूमिका सामाजिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करने वाला एक बजट दिया गया है। मैं उसके आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, हालांकि यहाँ उपलब्ध है, परंतु कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, हमारे इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुड़ गई है 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की। और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि पिछले 6-7 वर्षों में मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में ये भी प्रयास किया गया कि संतुलित विकास रहे हर प्रत्येक क्षेत्र का, और धीरे धीरे हमारे मानसिकता से वो वहम जाना चाहिए कि फलां क्षेत्र को अधिक मिला, यहाँ अधिक नहीं मिला, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों जगह सैंक्शन हुए थे, वहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण यहाँ उन्होंने गति अधिक पकड़ी है। चाहे आपका एम्स का प्रोजेक्ट है जहाँ पे 25 छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है, डायरेक्टर की नियुक्ति फाइनलाइज हो गई है, एक आध दिन में उसका आदेश जारी हो जाएगा, अभी वहाँ पे चालू नहीं हुआ। इसी प्रकार बायोटेक पार्क आपका यहाँ वाला तैयार है कठुआ में, वहाँ भी होना है। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ किसी क्षेत्र की अवहेलना की गई है, परंतु किन्हीं कारणों से जो हमारे हाथ से बाहर थे, बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ बड़ी तेज़ गति से चले हैं। उदाहरण के तौर पर रिंग रोड का पहला फेज़ यहाँ लोकार्पित हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये कि हमारा ये भी दायित्व है कि हम समाज में जाकर के एक नैरेटिव पैदा करें, एक पॉजिटिव नैरेटिव पैदा करें, ताकि जो अनुकूल वातावरण मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए उपलब्ध करवाया गया उसका हम किस प्रकार भरपूर और पर्याप्त लाभ ले सके, और आने वाले समय में जब भारत दुनिया के नक्शे पर एक विश्व मूर्ति बन करके उभरेगा, उस नक्शे में मोदी जी का न्यू इंडिया नुमायां तौर पर जगमगाता हुआ दिखाई देगा। तो हमारी ये अपेक्षा भी है, स्वप्न भी है कि जम्मू कश्मीर उसका एक नूर बन के सामने निकले। थैंक यू। से बातचीत करिए, उसका हल जरूर निकलेगा। लेकिन कुछ इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज जो है वो देश का नाम कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रही है, चाहे रिहाना की बात की जाए, ग्रेटा थनबर्ग की जाए, क्योंकि एक पूरा उनका प्लान था जो डिकोड हुआ है, किस तरह से वो लोग जो है देश को बदनाम करना चाहते थे और किस तरह फोटोज और वीडियोस वायरल होने थे जिसमें ये बताया जाना था कि किसानों पर सरकार जो है वो अत्याचार कर रही है। किस तरह देखते हैं आप जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज जो है वो हिंदुस्तान की इंटरनेशनल रिप्यूट खराब करने की कोशिश? आपने स्वयं ही विषय बड़े विस्तार में रखा और आपकी चैनल बधाई की पात्र है कि बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई है रिपब्लिक टीवी ने भी इस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए। और जैसा मैं अभी कुछ समय पहले भी कह रहा था कि सरकार बड़े खुले मन से इस विषय के समाधान के लिए लगी हुई है। जो भी कानून बनाए गए हैं वो किसान हित में हैं, और विडंबना ये है कि इन्हीं कानूनों को बनाने के लिए पिछली सरकारें भी बहस करती रही। इसके हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं पिछले सरकारों के मंत्रियों के जो संसद में भाषण दिए हैं। और अब एतराज़ आपत्ति जताई जा रही है उन मुद्दों पर जो इसमें है ही नहीं। जैसे मैंने अभी कहा वो फैज़ का शेर के वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उन पर बड़ी नागवार गुजरी है। जो मुद्दे हैं ही नहीं, तभी कल तोमर जी ने जब अपना भाषण, मैं वहीं था राज्यसभा में, देते हुए कहा कि जिन जिन बातों पर आपको आपत्ति, वो बातें क्या है ये तो ध्यान में आए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं भी इस कानून को लेकर के किसी तरह से कानून किसान का नुकसान होने वाला है। लेकिन जहाँ जहाँ कोई विडंबनाएं हैं, गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने को सरकार तैयार भी है। इसी प्रकार का आदेश प्रधानमंत्री जी का भी है, और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं जहाँ कोई गलतफहमी हो गई है, या जैसा आपने कहा कि कहीं गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो नेगेटिव शक्तियाँ भी विफल हो जाएंगी। सुनील जी भट्ट लास्ट क्वेश्चन। सुनील जी कुछ समय पहले जब अनुच्छेद 370 और 35 को हटाया गया था, उस समय काफी आलोचना की थी, और कई लोगों का ये भी कहना था कि वो देश विरोधी हो चुके हैं, उनके जिस तरह से आर्टिकल्स आ रहे थे, ट्वीट्स आ रहे थे। अब एकाएक उनका जैसे हृदय परिवर्तन हो चुका है, अब मोदी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या ये जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट है, या एक तरह से बैकडोर कुछ उनके साथ बातचीत चल रही है कि उनको वापस लाया जाए? देखिए, इस बात में हमें उलझने की और अपना दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। मोटी बात यह है कि हृदय परिवर्तन हुआ है। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो आप ये नहीं पूछते कि जनरल एनेस्थीसिया में हुआ था, लोकल में हुआ। हार्ट तो ट्रांसप्लांट हो ही गया। धन्यवाद सरकार, नमस्कार।